This conference will now be recorded. प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसमें वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके पास पेपर भी किए हुए हैं। हमने सिर्फ एक दफा वो कॉन्सेप्ट ताज़ा करने हैं ताकि जो चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ी हुई हैं एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि इसके अंदर एक फॉर्मेट के साथ हम चीज़ें लिखते हैं। उस फॉर्मेट में क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स कितनी है, यानी मुख्तलिफ सालों के अंदर हम अपनी सेल्स देखते हैं। सेल्स के बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल या वेरिएबल कॉस्ट को देखा जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट हो तो हमारा कंट्रीब्यूशन आंसर आ रहा होता है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल हो तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आंसर आ रहा होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम अदर एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? कैश एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन भी। आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, हम डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं? फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और गेन या लॉस अगर आ रहा हो डिस्पोजल के ऊपर, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, ये चीजें दूसरे लफ्जों में ये वो तमाम चीजें हैं जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते होते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट फाइंड करने जा रहे हैं, हम प्रॉफिट फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसमें वो तमाम चीजें हम प्लस या माइनस करते हैं जो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए होती हैं। हाँ, आपको ये एक बात आइडिया होगा कि प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर फाइनेंस कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हम लिखने के बाद जब हमारे पास एक आंसर आता है जिसे आप कह सकते हो कैश फ्लो फॉर टैक्स पर्पस, कैश फ्लो फॉर टैक्स पर्पस, हमारे पास एक आंसर आता है, हम इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। टैक्स के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ऐसा ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन या लॉस ऑन
डिस्पोजल, जो पहले इसलिए प्लस माइनस कर रहे होते हैं टैक्स लगाने के लिए, फिर अगर गेन है तो वापस माइनस कर देंगे और अगर लॉस है तो वापस ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे और कौन सी चीजें एडजस्ट करते हैं? वर्किंग कैपिटल, आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको पता है कि अगर नाम बताया हो तो हम लेते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। जिस साल की सेल्स होती है ना, उस साल के शुरू में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है और हम सिर्फ पहले साल कंप्लीट पूरा लेते हैं और हर साल चेंज लेते हैं, इंक्रीज तो आउटफ्लो होता है और अगर डिक्रीज या हम कैश फ्लो में भी पड़ा है तो इनफ्लो होता है। और लास्ट ईयर में टोटल सम रिकवर हो जाता है। उसके बाद प्रॉफिट के नीचे ही हम कोशिश करते होते हैं कि अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखे। और एक बात और आपको याद होगा, यहां पर कुछ नीचे भी इनकम या एक्सपेंस आते हैं, इनकम या एक्सपेंस। टैक्स के बाद इनकम या एक्सपेंस कौन से आते हैं और फिर इनकी टैक्स एडजस्टमेंट भी आएगी। ये जरा गौर से बातें सुनने वाली हैं। यहां पर वो तमाम इनकम या एक्सपेंस आएंगे जिनकी अकरेंस और कैश फ्लो डिफरेंट है। मतलब अगर आज हो रहे हैं, पे एक साल बाद हो रहे हैं या एक साल पहले हो रहे हैं, यानी वो तमाम एक्सपेंसेस जिसकी अकरेंस एंड उसका जो कैश फ्लो है, मतलब रिसीट और पेमेंट, वो डिफरेंट है। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो सपोज हम कहते हैं 2001 में या 2020 के अंदर इनकर्ड हुए, पे हुए 2021 के अंदर। अब ये एक्सपेंस है 2020 का और कैश फ्लो है 2021 का, ठीक है। तो ये हम फिर प्रॉफिट के नीचे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो कैश फ्लो देखना होता है साथ साथ, और ऊपर तो हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे होते हैं। और प्रॉफिट वाला कैश फ्लो फाइंड करने के लिए वो तो साथ साथ अक्रूवल बेसिस वाला काम चल रहा होता है। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस कोशिश किया करो, फिर आप लोग के लिए आसानी रहेगी। कोशिश किया करो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिसकी अकरेंस और जिनका कैश फ्लो डिफरेंट डेट को हो रहा हो, तो उसको प्रॉफिट के नीचे एडजस्ट किया करो और फिर उसकी टैक्स एडजस्टमेंट ले लिया करो। अगर आपके एक्सपेंस है तो उसके जो टैक्स सेविंग आ जाएगी, और अगर इनकम है तो टैक्स चार्ज आ जाएगा। नेट करके भी आप लिख सकते हो। ओके होगी बात। उसके बाद अगली बात आ जाएगी कि आपने रेट कौन सा अप्लाई करना होता है। दो तरह के रेट होते हैं, एक को हम कहते हैं प्री टैक्स रेट, और एक होता है पोस्ट टैक्स रेट। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने पोस्ट टैक्स रेट लेना, और अगर सवाल के अंदर ना गिवन हो तो फाइंड कर लें प्री इनटू 1 माइनस टैक्स। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर देखा जाता है कि कंपनी का डाटा है या इंडिविजुअल का, इन्वेस्टर का डाटा है, लेकिन यहाँ पर हमें पोस्ट टैक्स रेट ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और 99% कुछ ना बताया हो तो वो पोस्ट टैक्स ही होता है। तो हमने खुद से क्या पॉजिटिव असम्पशन लेनी है कि वो पोस्ट टैक्स रेट ही है। फिर उसके बाद दो बातें और होती हैं कि एक होता है मनी रेट
फिर एक होता है रियल रेट। मनी रेट क्या होता है? विद इन्फ्लेशन। और रियल रेट क्या होता है? विदाउट इन्फ्लेशन। अब हमने कौन सा रेट लेना है? हम देखेंगे वैसे तो 99% हमेशा इन्फ्लेशन वाला रेट इस्तेमाल किया जाता है, और सारे जो कैश फ्लो हैं वो भी विद इन्फ्लेशन लिए जाते हैं, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐड किया जाता है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर वो लिख दे कि आपने रियल रेट इस्तेमाल करना है, तो तब आपने वो जो इन्फ्लेशन का रेट अप्लाई करते हैं हम अपनी वैल्यूज के अंदर, वो इन्फ्लेशन का रेट अप्लाई नहीं करेंगे और रेट भी रियल रेट ले। यानी अगर साइलेंट है तो फिर तो हम इन्फ्लेशन ऐड भी करेंगे और रेट भी इन्फ्लेशन वाला ही होता है। गिवन रेट अगर कुछ ना बताया हो तो इन्फ्लेशन रेट गिवन है, मनी रेट। बट अगर सवाल के अंदर वो स्पेसिफिकली लिख दे कि ये रियल रेट है या मनी रेट है, वैल्यूज ये हैं, आपने फाइंड ये करना है, तो फिर मनी रेट के लिए जो कैश फ्लो इस्तेमाल होंगे वो विद इन्फ्लेशन वाले इस्तेमाल होंगे, और रियल रेट के लिए जो कैश फ्लो इस्तेमाल होंगे उसके अंदर हम इन्फ्लेशन ऐड नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये बताया जाए कि मनी रेट या रियल रेट एक गिवन है और दूसरा फाइंड करना है, तो उसके लिए फिशर इक्वेशन काम आती है। फिशर इक्वेशन हमें क्या कहती है कि जनाब अगर आपके पास एक रेट गिवन है और दूसरा रेट हमने फाइंड करना है, तो मनी रेट बराबर होता है 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। मतलब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप सॉल्व कर लें, जो रेट गिवन है पुट करें, जो फाइंड करना है इस इक्वेशन से फाइंड हो सकता है। ओके होगी बात जी। अब हम इसके कुछ एक दो सवाल करते हैं। सवाल वही करेंगे जो पहले किए हुए हैं, ताकि आपको एक दफा, क्योंकि पहली दफा तो हमने ये देखना है ना कि चीजें हमने देखनी किस स्टाइल से हैं, पहले चीज हम ये देखेंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इन्फ्लेशन हमने अप्लाई कब से करनी है। मोस्टली तो सवाल के अंदर बताया होता है कि इस दिन से इन्फ्लेशन अप्लाई करो, ठीक है, मोस्टली बताया होता है। और अगर ना बताया हो, तो अगर आपको जो इंफॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर की गिवन है और वो कहता है कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है वो ये है, तो फिर आप पहले साल से अप्लाई कर दो। आपको लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है और ओवरऑल वो कहते हैं इन्फ्लेशन रेट ये होता है एवरेज इन्फ्लेशन रेट, तो आप पहले साल से अप्लाई कर दो। बट अगर वो कहता है ना कि जनाब ये हमारी ये सिचुएशन है, ये करंट डाटा गिवन है और इन्फ्लेशन रेट इतनी होगी, करंट डाटा गिवन है और वो कहता है कि इतनी, तो करंट डाटा के ऊपर फिर हम इन्फ्लेशन अगले साल से अप्लाई करेंगे। बट इसमें ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती, आप नीचे नोट दे दिया करें कि जो चीज आप, लेकिन कोशिश किया करें कि पहले अच्छी तरह सवाल को पढ़ के जज कर लिया करें कि ये हमें किस तरह अप्लाई करनी चाहिए, इतना तो बंदे को आइडिया हो जाता है। हाँ जी जनाब, तो लास्ट ईयर वाला पहले सवाल करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि वो चीजें दिमाग में ताजा हो जाए। तो जल्दी से, जो लास्ट अटेम्प्ट में पहले भी ये सवाल किया हुआ है, फिर एक दफा करवाने का मकसद कि आपके ऊपर पहले फॉर्मेट याद हो जाए और चीजें फॉर्मेट ताजा हो जाएगा ना, तो फिर एक ऐसा सवाल करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालें जरा, ये मार्च 22 में आया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन अपने सामने रखें।
सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो कहता है यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड recommend whether CWL should set up kiosk. All cash flow occur at the end of the year except the cost of setting up kiosk. कहता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस साल के एंड में होते हैं सिवाय कायोस्क के इनिशियल एक्सपेंसेस के। और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतर और अच्छा सवाल था। वो कहते हैं कि द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन 10% वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ऑल फ्यूचर रेवेन्यू मतलब हम अभी जो डाटा बनाएंगे वो करंट डाटा होगा, जो हम जिसकी कैलकुलेशन करेंगे वो करंट डाटा होगा, और इन्फ्लेशन फ्यूचर में इस्तेमाल करनी है, मतलब करंट ईयर के ऊपर ये वाली इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं होगी। ओके होगी बात। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। Comfort Wear Limited is engaged in the selling men activewear units through its retail outlets. The extract from the CWL last year management accounts have been provided as follows. ये किस टाइम का डाटा है? लास्ट ईयर का। ये आउटलेट का डाटा है, हमने कायोस्क बनाना है, ये आउटलेट का डाटा गिवन है। कहता है जो आउटलेट का डाटा है वो सेल्स करते हो अब 5000 यूनिट 2500 पर यूनिट के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आती है 6875 और उसने ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, और ये किसका दे दिया? आउटलेट के पिछले साल का डाटा। The management is considering setting up kiosk in 4 major shopping malls. The finance manager has gathered following data in this regard. हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मिल रहे हैं कि सर वर्किंग कैपिटल को भी देखना है। देखें, आज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही होगा। कल फिर इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे जो आपको क्वेश्चन करते हुए आएंगे क्वेश्चन वाइज, और साथ में कल वर्किंग कैपिटल भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कल फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो अपने प्रॉब्लम्स इकट्ठे करें। लास्ट लेक्चर ना, ये नहीं कि हम इसको कोई और लेक्चर नहीं रख सकते, अगर आपको कोई इशू होगा तो लेक्चर रखा जाएगा, ठीक है। तो जो फिर आपका इशू होगा तो आप बता दीजिएगा। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 1, kiosk will set up at the cost of 250,000 each. अच्छा, बजटिंग के बारे में भी कहते, बजटिंग की तो जरूरत नहीं है वैसे। बजटिंग तो ऐसा टॉपिक है वो कोई भी कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन अगर कोई सवाल या कोई कॉन्सेप्ट है तो बता दीजिएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, kiosk will set up at the cost of ₹250,000 each. 4 मेजर kiosk बनाने हैं अपने शॉपिंग मॉल के सामने, और 250,000 एक kiosk की कॉस्ट है। Kiosk would have estimated useful life 3 years. 3 साल लाइफ है, subject to the depreciation 40% on reducing balance method, और उसकी depreciation का रेट क्या है? 40%. At the end of the 3 years, kiosk would have no residual value. इसका मतलब है, जब residual value का मतलब क्या है? सेल वैल्यू। कहता है उसकी सेल वैल्यू 0 है, तो मतलब अगर कोई बुक वैल्यू बची है वो सारी की सारा आपका नुकसान होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। ये तो अगर हम वर्किंग अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये वर्किंग कर लें डेप्रिसिएशन की, ताकि हमारे ना काम भी होता जाए, और एंड पे फिर जो आप ये वर्किंग नोट करके मुझे एंड पे बताइएगा, क्योंकि बार बार हम स्क्रीन शफल नहीं करेंगे। हाँ जी, लिखें जरा। डेप्रिसिएशन आपको याद होगा, हमने एक तरीका पढ़ते थे, कितने साल हैं? 1 2 3। हाँ जी, कॉस्ट होगी, कॉस्ट तो नहीं, इसको हम बुक वैल्यू कह रहे हैं, कैरिंग अमाउंट होगी,
डेप्रिसिएशन होगी। हाँ जी, तो सबसे पहले 250,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, कितना आता है? 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 का है उसका ना, और हर एक की कॉस्ट कितनी आ गई अमाउंट? जल्दी से कोई साथ साथ वर्किंग करेगा, 1 मिलियन। तो इसका 40% लिया पहले साल, तो रहील भाई टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन की दो तरीके हैं, अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट से पहले इसको एडजस्ट कर दो तो टैक्स सेविंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेप्रिसिएशन को पहले एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट से तो आपको टैक्स सेविंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट के बाद करोगे तो फिर टैक्स सेविंग लेने की जरूरत होती है। मैंने अभी बताया है कि जिस एक्सपेंस का आपको कैश फ्लो और अकरेंस डिफरेंट टाइम पीरियड का होगा, उसको प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे और उसकी टैक्स सेविंग भी लेंगे, ये टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे। और जिस एक्सपेंस को अकरेंस उसी साल हो रही है और कैश फ्लो भी उसी साल है, तो उसको हम प्रॉफिट से पहले एडजस्ट कर लेंगे, और वो वैसे ही टैक्स लगता ही प्रॉफिट बिफोर के ऊपर है, टैक्स से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो चुकी होती है, तो फिर ऐसे अपनी वर्किंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा? वर्किंग करते हैं 1 मिलियन में से 400,000 माइनस कर दें तो 600,000, तो 6 लाख के ऊपर फिर आप अप्लाई करें जरा 40%, 2,40,000, तो 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करें 360,000, फिर 360,000 का 40% ले लें, 360,000 का 40%, 144,000 बुक वैल्यू बता दें। $216,000। अब ये 216,000 वाला एसेट, उसकी बुक वैल्यू 216,000, ये डेप्रिसिएशन आ गई ना, पहली डेप्रिसिएशन, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, और 216,000 वाला एसेट हमारा जीरो वैल्यू पे बिक रहा है। इसका मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हुआ? $216,000। हमें लॉस भी आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल का पता भी चल गया, हमें डेप्रिसिएशन भी आ गई हर साल की। क्लियर होगी बात? तो ये हम एडजस्ट कर देंगे। अब वही, अगर हम इसको प्रॉफिट के बाद एडजस्ट करेंगे तो इसकी टैक्स सेविंग लेंगे, और अगर प्रॉफिट से पहले ही लिख देते हैं, टैक्स से पहले ही लिख देते हैं, मतलब टैक्स लगाने से पहले ही लिख देंगे, तो फिर इसके ऊपर टैक्स सेविंग लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी जनाब। हाँ, एक और होता है कि अगर टैक्स की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन दोनों में फर्क हो तो फिर भी ये काम करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करते हैं और टैक्स की डेप्रिसिएशन फिर माइनस करते होते जी। ये हमारा काम पूरा हो गया। इसके अंदर डेप्रिसिएशन, इसमें 3 बातें आएंगी, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, एक डेप्रिसिएशन आएगी और एक लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, और वो सारी बातें हम कर चुके हैं। The 4,000 units would be sold through all kiosks in the first year. पहले साल आपने 4,000 यूनिट सेल किए। It is estimated that 20% of the retail output would shift to the kiosk. ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कि जो आउटलेट के कस्टमर 20% है वो हमारा कैश फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को अब ये चीजें कायोस्क से अवेलेबल थी, तो जो आउटलेट का कस्टमर है वो 20% कम हो गया, तो वो 20% जो कैश फ्लो हमारा कम होगा वो हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर आउटफ्लो देखेंगे, क्योंकि वो वाला प्रॉफिट हमारा अब नहीं आएगा। उसके बाद है द पास्ट ट्रेंड ऑफ द रिटेल आउटलेट सेल्स वे रिवील्ड एन एवरेज 5% इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ ईच ईयर।
अब देखो ना, कायोस्क पहले साल की सेल है, 4000 की जो सेल है वो पहले साल की है। वो जो ऊपर डाटा है वो आउटलेट का है, वो कहते हैं एवरेज 5% बढ़ता है, तो ये 4000 पहले साल नहीं बढ़ेगा, अगले साल बढ़ेगा, क्योंकि ये करंट डाटा गिवन है। बात समझ लगी ना, ये करंट डाटा हम बता रहे हैं, जो भी इसके ऊपर इंक्रीमेंटल लगेगा वो अगले साल से लगेगा। अगर यही डाटा पिछले साल का होता, जैसे ऊपर वाला डाटा पिछले साल का है, तो अगर हम इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको पहले साल से बढ़ा देंगे, ठीक है। जब भी कोई पिछले साल की इंफॉर्मेशन होती है और एवरेज इंक्रीमेंटल या डिक्रीज आ रहा हो तो पहले साल से अप्लाई करते हैं, और अगर करंट डाटा गिवन हो तो अगले साल से इंक्रीमेंटल या डिक्रीज लेते हैं। हाँ जी जनाब, वो कहते हैं कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कायोस सेल डिस्काउंट इज 15% वुड ऑफर टू रिटेल, हाउएवर डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस्ड 10% फॉर द सब्सिक्वेंट सेल। कहता है हमने कायोस को प्रमोट करने के लिए पहले साल 15% डिस्काउंट ऑफर किया रिटेल प्राइस का, और 10% फिर अगले 2 सालों में। द रेंट फॉर ईच कायोस्क 150,000 पर एनम, एक साल का 1,50,000 रेंट है फॉर ईच कायोस्क, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द मार्केटिंग कैंपेन है 40,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, हाउएवर इट वुड बी रिड्यूस्ड 50% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। One sale person would hired for each kiosk, 20,000 per month, और 20,000 पर मंथ दे रहे हैं, इन एडिशन टू 1% कमीशन रिटेल आउटलेट, और उसको 1% कमीशन भी देते हैं रिटेल प्राइस का, और ऊपर हमने डिस्काउंटेड प्राइस लिखी हुई है, याद रखें डायरेक्ट सेल का नहीं लेंगे, रिटेल प्राइस का लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18% और टैक्स रेट है 30%। कहता है ऑल रेवेन्यू एंड कोटेड टुडे रेट्स, कहता है सब कुछ आपने जो गिवन है वो आज के रेट पे है, और फिर आपने 10% इन्फ्लेशन लेनी, यानी अगले साल से आपने 10% बढ़ाना। इस पूरे सवाल के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। अभी इस पूरे सवाल के अंदर कोई भी इनकम और एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि जिसका कैश फ्लो पहले या एडवांस पे कर रहे हो साल के शुरू में या एक साल बाद पे कर रहे हो। हर एक्सपेंस के बारे में जो बताया हुआ है वो जिस साल का एक्सपेंस है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसी साल ही पेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब है सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट टैक्स निकालने से पहले ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये छोटा सा सवाल है, ये डेप्रिसिएशन आपने मुझे बता देनी है। तो पहले तो नाम लिखेंगे, जो नाम होगा CWL आपने पूरा लिखना है, कंफर्ट वेयर लिमिटेड। हाँ जी, एक साइड पर डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और एक साइड पर ईयर्स लिख लेते हैं। आपका हमेशा साल स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले मैंने कहा ना कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करना है। सबसे पहले सेल्स से काम शुरू करेंगे, सबसे पहले सेल से काम शुरू करेंगे। ओके होगी बात? चलें जी। सेल्स उसने कहा है 4000 यूनिट सेल करते हैं, रेट क्या है? 2500, ये ऊपर रेट गिवन है 2500 पर यूनिट, ठीक है। हाँ, ये 2500 पर यूनिट का नहीं सेल होगा, ये सेल होगा 15% डिस्काउंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें, हम वर्किंग भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ ही वैल्यू लिख लेंगे कि, या हम वर्किंग साइड पे भी किया जा सकता है और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पोस्ट कर दें। तो हमारे पास कितनी सेल्स होंगी? अगर यहाँ पर वर्किंग कर लो आप, 4000 यूनिट आपने सेल किए हैं और हर यूनिट 2500 का है, और 2500 का नहीं, उसके 85% पे। डन, ये पहला साल आ गया। फिर अगले हर साल में
आप लोग क्या करते हो, जो डिस्काउंट रेट है वो 85% से कम कर दोगे। पहले 15% डिस्काउंट देते थे, उसके बाद 10% कर दिया, लिखा हुआ है ना। फिर आपका 4000 यूनिट 1.05 से इंक्रीज होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है भला? आपका हर साल एवरेज इंक्रीज होता है 5%, ये बात लिखी हुई है यहाँ। तो आपका यूनिट 1.05 से इंक्रीज हुआ, यानी इतना सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, ये आपका सेल वॉल्यूम बढ़ा। ये आपका इन्फ्लेशन की वजह से 10% जो वैल्यू बढ़ेगी, और मल्टीप्लाइड बाय 90%, ये अगले साल का हमारे पास सेल्स आ गई कि 4000 का वॉल्यूम 5% बढ़ा, 2500 का इन्फ्लेशन की वजह से 10% बढ़ा, और ओवरऑल हमने 2500 का 90% लेना है, क्योंकि 10% हमने डिस्काउंट भी देना है। आप चाहे वर्किंग कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो या साथ ही शो कर सकते हो। तीसरा साल फिर 4000 है, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे हर साल 5% बढ़ना है। या तो फिर जो गिवन डाटा होगा उसी पर अप्लाई कर दें, या फिर हम स्क्वायर लिया करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 का स्क्वायर। ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कीमत बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय 90%। जी मेरे भाई, अब मुझे इसकी वैल्यू बता दे तीनों की। पहले साल की सेल्स कितनी फाइंड की है, काइंडली लिखवा दीजिएगा जरा। 8500,000। दूसरी सेल्स कितनी निकली, 10395,000। एंड लास्ट वन इज तीसरे साल की सेल्स 1006225। हाँ जी जनाब। कुछ लोग कहते, देखो आप जिस तरह से भी इन्फ्लेशन अप्लाई करते हो, एक होता है कि हम पहले साल दूसरे साल पर ही वही अप्लाई कर दें तो तीसरे साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी, वो वही तरीका है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी मेरे भाई, पहले हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। एक शख्स का सवाल है कि सर आपने रिटेल सेल्स नहीं ली। देखिए रिटेल सेल्स तो हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसने खुद कायोस के ऊपर डिस्काउंट दिया, और आउटलेट का हम डाटा नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कायोस का फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कायोस को हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए जनाब, ये जो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल है, ये कितने यूनिट्स की है, 6875000, ये 5000 यूनिट्स की है। तो इसको पहले तो 5000 पे डिवाइड करें ताकि हमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। हाँ जी, 1375, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल को 5000 पे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट आ जाएगी, और हमें चाहिए 4000 यूनिट की। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर वैल्यू भी लिख रहा हूँ, फिर आप उसको ऊपर कैलकुलेशन करके लिख लेना। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1375, फिर आएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ये बड़ा वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय 1375 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, ये बड़ा इन्फ्लेशन की वजह से उसने कहा है हर सारी कॉस्ट सारा रेवेन्यू 10% बढ़ना है। फिर इसी तरह अगले साल कर क्या करेंगे, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1375,
और आप इस तरह कर सकते हो पहले साल फाइंड करके, क्योंकि इसमें तो और कोई चेंज ही नहीं है, ना ही डिस्काउंट है। दूसरा तरीका क्या था, दोनों तरीके मैं बताता जाता हूँ। ये कितनी अमाउंट आ गई 5500,000। अब आप सिर्फ 5500,000 को 1.05 और 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिस्टमैटिकली इन्फ्लेशन और वॉल्यूम बढ़ता है तो हम इस वैल्यू को सिंपल 1.05 और 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। कितना आंसर आ रहा है 6352,500। अब सिंपल इसी वैल्यू को 1.05 और 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी अगली वैल्यू आ जाएगी। या आप हर साल का अलग सेपरेटली इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई कर दें, या पिछले डाटा को ही इन्फ्लेट कर दें, क्योंकि हर अगली वैल्यू को कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना हम, तो फ्रेश वैल्यू को सिंपल एक दफा एक साल के से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी आंसर वही आएगा। कितना आ रहा है जनाब 7337 7337138। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें। हाँ जी, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें, आपकी मर्जी, ना करें कोई जरूरत नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने अपना एक कॉलम ऐड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट तक वर्किंग कर लें, अदरवाइज पेपर में हमें चाहिए होता है कैश फ्लो। ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी, पहले साल 8500,000 माइनस 5500, 3 मिलियन। $1,039,500 माइनस 635,500, ये आपको करना पड़ेगा। 4,042,500। उसके बाद नेक्स्ट भी बता दें, 1200 6,225 माइनस 4,669,087। इसके बाद अब बाकी अपने एक्सपेंसेस लिखते जाते हैं जो उसने क्वेश्चन के अंदर बताए हैं। रेंट के बारे में जिक्र किया था उसने। जी मेरे भाई, रेंट है 150,000 एक का है उसका और 4 का है उसका। 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 600,000, और हर साल बढ़ाना है 5% और 10%, हर साल 10% बढ़ाना है, तो इसको 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,60,000 आ जाएगा। इसको 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 726,000 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि पहली दफा 1.10 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसी ओरिजिनल अमाउंट को 1.10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ, जब सिस्टमैटिकली इन्फ्लेशन हो या वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा हो तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। रेंट के बाद एक कंपेन की बात हुई थी, एडवर्टीजमेंट की। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट कितना हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में क्या वैल्यू आ रही है 50,000 पहले साल, फिर हर साल और आगे 2 सालों में 50-50%, हर साल नहीं, अगले 2 सालों में 50-50%। देख लेते हैं। 50,000 तो पहले साल आ रहा है सीधा सीधा, अगले साल इसका 50% है। 50,000 का 50% और 1.10, ये 1.10 जर्नल इन्फ्लेशन रेट है, मतलब 25,000 तो होगा कि उसका कंपेन 50% लगेगी पहले एडवर्टीजमेंट की, लेकिन 1.10 इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कितनी अमाउंट बनेगी 27,500। और आप चाहे 27,500 का 1.10 ले लें
या सिंपल अगले साल 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 1.10 का स्क्वायर 30,250। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि जनाब आपने 20,000 पर मंथ के हिसाब से दिया और 1% आपने रिटेल सेल्स का भी दिया। पहले तो 20,000 पर मंथ वाला ले लेते हैं जो फिक्स सैलरी है। हाँ जी, 20,000 पर मंथ। एक जो सेल्समैन है वो 20,000, तो अगर हम फाइंड कर लें 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो एक साल की होगी, मल्टीप्लाइड बाय 4 तो चारों का उसकी होगी। एक शख्स ने कहा कि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको इग्नोर कर दें। ये इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि कायोस्क के ऊपर सेल्समैन जा रहा है, ये पिछले रिटेल आउटलेट का सेल्समैन नहीं है। ये जो आपने कायोस्क बनाया, हर कायोस्क के ऊपर आपने एक सेल्समैन रखा है और उसको आप 20,000 रुपया दे रहे हो, तो ये सिर्फ फॉर उसके कायोस्क के लिए है। जी मेरे भाई, तो कितना बन रहा है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 960,000। और अब इसका 1.10 लें, 10% बढ़ाना है, 1056000। फिर इसका 1.10 लें, इसका मजीद 1161,600 1161,600 और 1% रिटेल प्राइस का कमीशन। वन परसेंट ये हमें ऊपर सेल्स गिवन है, ये, लेकिन ये डिस्काउंटेड सेल्स हैं। उसने कहा 1% रिटेल प्राइस का। तो याद रखें, आप लोग अपने फार्मूले को अगर हेल्प करते हो, अपने फार्मूला से हेल्प लेते हो, तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ये 85% है, ये जो अमाउंट है ये 90% है, और ये भी अमाउंट 90% है। गॉट इट? तो हमने 1% निकालना है, और वो 1% निकालना है 100% अमाउंट का। 1% निकालना है 100% अमाउंट का। दो तरीके हैं, या आप अलग से सेल्स फाइंड कर लो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, मतलब जो आपने 85% लिखा, 90% लिखा, डिस्काउंट माइनस किए बगैर, या फिर इसी को 85 पे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1% से मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे, ये अमाउंट 85% है ना, इसको 85 पे डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 1% से, तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा। जी मेरे भाई, तो 85 100,000 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कमीशन 100,000। फिर दूसरी वैल्यू को 90% पे डिवाइड कर दो, हाँ जी, कितनी अमाउंट आ रही है? 115,500। किसी की 121 भी आ रही है। 121 कैसे आई भाई? दूसरा 90% है, नेक्स्ट उसको 90 पे डिवाइड करेंगे, और उससे अगली वैल्यू तो सिंपल या तो उसका इंक्रीमेंटल ले लें, या सिंपल 133,403। क्या करेंगे, जो गिवन अमाउंट है उसको 90 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 90% अमाउंट है, 100 से मल्टीप्लाई करके, या सिंपल आप ऐसा करो, अगर आपको ये बात समझ ना लगे पेपर में, तो डिस्काउंट के बगैर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो सेल्स का आंसर आ रहा होगा उसको 1% से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है जी।
डेप्रिसिएशन लिख लें। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की थी, याद होगा आपको, पहले साल की कितनी डेप्रिसिएशन आई थी? 4 लाख, क्योंकि 40% डेप्रिसिएशन थी। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो शुरू में की 2,40,000। फिर उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 144,000। डन। फिर आ जाओ जरा लॉस ऑन डिस्पोजल। पहले मैंने इसको आपको कंबाइन भी सिखाया हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल हमेशा साल के एंड पे ही होता है। 216,000 था। हाँ जी जनाब, एक चीज और भी है इसके अंदर, वो जो 20% लॉस ऑफ आउटलेट है। आप मुझे बताएं उसकी सेल्स का 20% लॉस लें, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल का, या डायरेक्ट प्रॉफिट फाइंड करके उसका लॉस ले लें? क्योंकि 20% अगर सेल्स हमारी कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो कम हुई होंगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नेट कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड करके फिर उसका 20% जो बनता है वो हम अपने लॉस में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी, क्योंकि सवाल के अंदर हमें ये डाटा लास्ट ईयर का है, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर इन्फ्लेशन पहले साल भी अप्लाई होगी। इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो पहले साल की भी अप्लाई होगी। सॉरी, वो जो एवरेज इंक्रीमेंट है, एवरेज जो इंक्रीमेंट है, अगर इन्फ्लेशन नहीं, एवरेज इंक्रीमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन तो वो कहता है कि फ्यूचर ईयर में आपने अप्लाई करनी है। तो आपके पास अमाउंट है, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है। सेल जो आपके पास थी पहले साल की, पिछले साल 5,000 थी। ठीक है, 5,000 से, और 25% के हिसाब से, 2500 के हिसाब से वो आप लोग चीज बेच रहे थे, और सेल वॉल्यूम आपका 1.05% बढ़ा। ठीक है, तो अमाउंट बता कितनी आ गई? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.05 जी, 1312500 1312500। फिर आप हर साल इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करते जाओ और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब अब इसको फर्दर क्या करो, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो और 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आ रहा है? 13125 को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 151,59375। फिर सेम ट्रीटमेंट, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.10, क्योंकि हमने सेल वॉल्यूम भी बढ़ाना है। 17509,078 ये था सेल्स। अब है कॉस्ट ऑफ सेल। उसने कहा है फ्यूचर ईयर से, जो डाटा है वो करंट डाटा है, फ्यूचर ईयर से इन्फ्लेशन उसने खुद कहा है अप्लाई करो। अगर नीचे स्टेटमेंट में देखें ना, हाँ इन्फ्लेशन उसने एवरेज इन्फ्लेशन बताई है, तो वो हर साल अप्लाई होगी। जो इन्फ्लेशन है वो हर साल, क्योंकि उसने एवरेज इन्फ्लेशन ओवर दिया है कि हर साल अप्लाई होती है, हर साल बढ़ती है, तो वो पिछले साल के डाटा के ऊपर हमने अप्लाई कर दी। और इन्फ्लेशन के लिए उसने कहा कि फ्यूचर ईयर में अप्लाई करनी है, अगले साल से। हाँ जी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर यही तरीकाकार अप्लाई करें। कॉस्ट ऑफ सेल पे 6875 का 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, बस सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना। तो कितना आ गया? 72,18750। फिर इस वैल्यू का 10% बढ़ाएं और 5% बढ़ाएं।
8337656 8337656। फिर इस वैल्यू का 10% बढ़ाएं 962992। लो जनाब, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। कौन सी वर्किंग शाजी दोबारा बतानी है? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल तो सिंपल ये गिवन है ना इसकी, पिछले साल की ये कॉस्ट ऑफ सेल हमें गिवन है 6875। तो 5% वॉल्यूम बढ़ा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 5% बढ़ गई होगी। ठीक है, और फिर हर अगले साल आपने 10% और 5%, 10% इन्फ्लेशन का ऐड करते जाओ और 5% वॉल्यूम का ऐड करते जाओ। दोबारा काइंडली बताइएगा जरा, पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट 5906,250, दूसरे साल का 6821,719, तीसरे साल का 7879,086। लो जी, अब इसका 20% हमारा लॉस है, मतलब अब इतनी सेल्स नहीं होनी। 20% हमारा कस्टमर यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो पहले का 20% बताइएगा जरा कितना आ गया। मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ 1181,250। फिर दूसरी सेल्स का भी 20% लेकर बता दें। दूसरी से 1364334, और तीसरे प्रॉफिट का भी 20% लेकर बता दें 1575817। 817 है 917 है, दो मैसेज मिले, एक 817 है एक 917 है। चलें जी, ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स, या आप इसे कह सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट की चीजें लिखी हैं पहले जी। तो आप लिखेंगे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या हम इसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, रहील भाई कह रहे हैं कि हम पहले साल का फाइंड कर लें इन्फ्लेशन, फिर उसमें वो 1.05 और 1.10 से मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई और अदर चेंज तो है नहीं। तो सिर्फ पहले साल का जीपी फाइंड कर लो और उसका 5% और 10% बढ़ाते जाओ, सिंपल। हाँ जी, तो मुझे जल्दी से ये कैलकुलेशन करके बताएं। ये आपके पास डाटा है, ग्रॉस प्रॉफिट में सारी चीजें माइनस करें और प्रॉफिट बताएं। जी जनाब, आपने नोट किया होगा, वहां से देखकर मुझे सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स या कैश फ्लो फॉर टैक्स पर्पस पहले साल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताएं कितनी अमाउंट आ रही है। 291,250 आउटफ्लो, 291,250 नेगेटिव। दूसरे साल का भी बता दें। सारे लोग कैलकुलेशन करते जाओ ना, ताकि एक बंदा एक साल का बता दे, दूसरा बंदा दूसरे साल का बता दे। हाँ जी, 579 15 156 ये इनफ्लो है, मतलब प्रॉफिट है। नेक्स्ट, सिक्स 682,017 डन। चलें जी,
अब हम इसके ऊपर लगाते हैं टैक्स। अगला तो काम बड़ा आसान हो गया ना, अब हम लगाते हैं टैक्स। जी जनाब 30% लेते जाओ। जो आउटफ्लो होगा उसका टैक्स सेविंग निकल रही होगी 29120। 30% लेकर बताओ जरा कितना बनता है इसका। 87375। ये हमारा रिफंड होगा, एक तरह का इनफ्लो होगा। और याद रखें कि हमारा जो प्रॉफिट का टैक्स आउटफ्लो होता है और जो लॉस या एक्सपेंस हो तो उसकी एडजस्टमेंट इनफ्लो के तौर पर होती है। नेक्स्ट कितना कर रहा है काइंडली दोबारा बता दीजिएगा। 173,747 और तीसरे साल का टैक्स 204,605। चलें जनाब, अब सबसे पहला काम करना है डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। ऐड बैक डेप्रिसिएशन, वही सारी डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर चार्ज की हुई है ना, एज इट इज ऐड बैक कर दो। 4 लाख, 2,40,000, 144,000। और इसका जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, गेन या लॉस जो भी होगा, गेन होगा तो माइनस हो जाएगा दोबारा और लॉस होगा तो वापस ऐड बैक हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो जो शुरू में हमें 250,000 चाहिए थी एक के लिए 1 बिलियन। जी जनाब खत्म हो गया हमारा सवाल। नेट कैश फ्लो फाइंड करेंगे। लॉस को इसलिए ऐड बैक करते हैं रहील भाई क्योंकि पहले ये नॉन कैश आइटम है और ऊपर हम टैक्स पर्पस के लिए ये माइनस कर चुके हैं। ऊपर अगर हम ये देखें तो 2,16,000 फॉर द टैक्स पर्पस हम इसको माइनस कर चुके हैं, इसलिए वापस ऐड बैक कर रहे हैं। कैश फ्लो का जो आपको याद होगा, कैश फ्लो में लॉस ऑन डिस्पोजल हम वापस ऐड बैक करते थे क्योंकि इसका जो हमें ओवरऑल जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना, इसका इनफ्लो या आउटफ्लो लिख चुके होते हैं कंप्लीट, तो उसको जब दोबारा डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, वो दोबारा डेप्रिसिएशन उसका कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो तो पहली दफा ही था जब आपने एसेट खरीदा था, ठीक है। और फिर जो डेप्रिसिएशन के नाम से हम बार बार कैश फ्लो करते हैं ना, वो वापस रिवर्स कर देते हैं। तो पहले हमने सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए लिखा था, टैक्स पर्पस के अलावा बाकी फिर बाद में वही आ जाए जनाब। अब ये सवाल आपने आगे खुद करना है। यहां पर आप लिखोगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो लिखने के बाद यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर, जो भी रेट 18% गिवन था मेरे ख्याल में, ठीक होगी बात। और उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, और लास्ट वन इज हमारे पास आ जाएगा उसका एनपीवी। अगर आईआरआर मेथड होगा, याद रखें यहां तक सेम सवाल है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, बिल्कुल सेम, ठीक है, यहां तक सेम क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आईआरआर का सवाल है तो 2 दफा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, और अगर एनपीवी का सवाल है तो सिर्फ एक ही डिस्काउंट फैक्टर से देख लेंगे। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे काम शुरू करना चाहिए, और अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हमने काम शुरू नहीं करना, ठीक है। ये सवाल दोबारा इसलिए करवाया है कि एक दफा याद ताजा हो जाए। उसके बाद आपने जो सारे सवाल कोशिश करने हैं कि इसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके हाथ से गुजरें। आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ। फैजान भाई कह रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि सवाल आईआरआर से करना है या एनपीवी से, तो वो मेरे भाई बताया होता है रिक्वायरमेंट में।
रिक्वायरमेंट में बताया होगा। वाइड लिमिटेड वाला सवाल हमने पहले किया हुआ है, ये भी आपने दोबारा करना है लाजमी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, मैं कुछ इसको सेट करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने लाजमी करना है, ये पहले नहीं करवाया हुआ था। हाँ, इसमें कुछ चीजें आपने सही कर लें, ये चीज निकाल दें यहाँ से, ये काट दें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका आंसर भी फिर उस हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। आपने सिंपल, मैं आपको बता देता हूं, आपके सॉल्यूशन में वो एक वर्किंग की होगी ये लर्निंग कर्व से, लेकिन हमने लर्निंग कर्व वाली करनी। आपने क्या करना है, आपके पास 2500 लेबर रिक्वायर्ड है ना, और 1000 यूनिट्स एक बैच में लगते हैं। मैं ये थोड़ी सी वर्किंग बता रहा हूँ, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल है। और 2200 आइडल लेबर आवर अवेलेबल होती है हर साल, चाहे प्रोजेक्ट हो या ना हो। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि 2500 पर बैच है, टोटल 10 बैच बनेंगे। पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10,000 यूनिट पहले साल बनाने हैं, एक बैच में 1000 यूनिट बनते हैं, तो टोटल 10 बैच बन जाए। तो आपने 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 25,000, जिसमें से 2200 चाहे आप काम करो या ना करो, वो तो आपका वो आइडल रहने हैं, अगर नहीं काम करोगे तो फिर भी रहेंगे। तो इसका मतलब है ये बाकी जो हमारे पास आ जाएंगे 23,800, ये हमारा रेलिवेंट बन जाएगा। फिर अगले साल 11,000 11 बैचेस हैं, उससे अगले साल 12 बैचेस हैं। तो इस तरह से हमने 2200 यूनिट जो है वो आइडल रखने हैं, बाकी हमने पेमेंट कर देनी है, बाकी सारे रेलिवेंट होंगे। बाकी सारा सवाल बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और अगर ये आपके से सवाल नहीं होगा तो कल हम ये फिर ये सवाल कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाए मेरे भाई, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ये लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 4 आप करना या ना करना, बल्कि पहले 9 क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया हुआ था, तो आपने कोशिश करें कि मिनिमम 9 क्वेश्चन आप करके जाएं, मिनिमम, यानी इस पास पेपर के मिनिमम। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी लाजमी करना है, इसमें वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरे भाई कल आप जो सवाल बताओगे ना, इसका मैं वो करवाऊंगा और वर्किंग कैपिटल करवाऊंगा, ठीक है। कल 2 काम होंगे हमारे, और कल हमारी क्लास भी सेकंड टाइम होगी, ठीक है। कौन सी फाइल भेजनी है शाहजी, दोबारा बताइएगा, फाइल मुझे बता दे कौन सी भेजनी है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्या थ्योरी वाली फाइल चाहिए या आपको पास पेपर चाहिए? ठीक है, वो मैं अभी भेज देता हूँ आपको, ठीक है, वो मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कल सवाल आपने करने हैं। फैजान कह रहा है कि कल हम टेस्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ना, टेस्ट वाला क्वेश्चन भी तो यहाँ से ही है, इसमें ही गिवन है, तो क्वेश्चन वाली फाइल भी मैं भेज दूंगा, आंसर वाली फाइल भी भेज दूंगा, और इसकी थ्योरी वाली फाइल भी मैं सेंड कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। और रहील भाई कोशिश करना बजटिंग खुद करने की, क्योंकि बजटिंग में तो बस ऐसे प्रैक्टिस ही है, कॉन्सेप्ट है नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, वर्किंग कैपिटल कल मैं करवा दूंगा, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो बातें हैं वो कल आप मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि कल हमारा ये लास्ट लेक्चर हो, ठीक है। और कोई और मसला होगा तो हम लेक्चर एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं फिर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कल हमारी क्लास सेकंड टाइम होगी, फर्स्ट टाइम नहीं होगी, मैं मैसेज करके भी बता दूंगा।